एक जो मेन कंसेप्ट पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेन कंसेप्ट ये था, उसी में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे अगर तुम देखो तो ध्यान से। ये मेन कंसेप्ट ये था, ये कोई मटेरियल है, ये पैरा भी हो सकता है, डाया भी हो सकता है, फेरो भी, कोई सा भी मटेरियल है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्रोड्यूस की गई होगी या तो किसी मैग्नेट के द्वारा या किसी सोलेनॉइड के द्वारा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये है मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बी है मान लो, या वैक्यूम है बाहर, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बी नोड बोल सकते हैं। और मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड दो कारण से आएगी, एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, और एक मटेरियल की अपनी खुद की इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। बी नोड यानी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, या बाहर की जो वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड है उस वजह से, और प्लस इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वजह से आएगी। अगर ये डायामैग्नेटिक है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड या मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, तो मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर हम कहें बाहर की मैग्नेटिक फील्ड या बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जो कि वैक्यूम में है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो वो हमें पता है, म्यू नॉट टाइम्स एच होगी। बोलो, म्यू नॉट टाइम्स एच वेक्टर। एच वेक्टर तो ये है, बाहर एच वेक्टर कितना है, एच है, और अंदर कितना है, अंदर भी एच है, अंदर भी एच है, क्योंकि ये मटेरियल पर डिपेंड ही नहीं करता। एच डिफाइन ही ऐसे किया गया था कि वो किस पर डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। तो एच वेक्टर जितना बाहर होगा उतना ही अंदर होगा। तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एच, और जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड होगी, मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगी म्यू एम इनटू एच। एच सेम रहेगा बाहर का और अंदर का। ये तो एक तरीका हुआ अंदर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, एच के फॉर्म में निकाला हमने, है ना। चल रहा है ना ये। दूसरा तरीका है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने। दूसरा तरीका ये है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है। अच्छा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आती है, इसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं एटम के, वो अगर इसी डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे तो उसकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अपोजिट डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे तो भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना। yes, sir. तो ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड ये तो कुछ नहीं है, म्यू नॉट एच ही है, और ये तो यही है बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड। और अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो आती है, वो बताया था आपको, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो आती है म्यू नॉट आई वेक्टर, म्यू नॉट आई वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये आई वेक्टर होता था कि कितना मैग्नेटिक, छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट मिलके कितना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बनाया, डिवाइड बाय वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम को हमने लिया और उसमें देखा कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बना है वो कितना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से अंदर की मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट आई, तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू नॉट आई वेक्टर। यहाँ से हम म्यू नॉट कॉमन लेके एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर, ठीक है। ये वही है बाहर की नेट मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हमने बताया ये इसके बराबर होगा, जो ये मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड है इसके बराबर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को म्यू एम एच वेक्टर। अब हमने एक और चीज बताई कि एच वेक्टर जितना बढ़ाएंगे इसके अंदर का आई वेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए कहा था आई वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर, और यहां से लिखा था आई वेक्टर बराबर ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल
इंटू में एच वेक्टर। तो यहाँ पे वो रखें अगर म्यू एम इंटू में एच वेक्टर इक्वल टू म्यू नोड एच वेक्टर प्लस और काई टाइम्स एच वेक्टर। यहाँ पर म्यू एम क्या होता है, ये होता है म्यू नोड म्यू आर, तो इसको यहाँ रख सकते हैं म्यू नोड म्यू आर इंटू एच वेक्टर इक्वल टू म्यू नोड एच वेक्टर या फिर 1 प्लस काई इंटू एच वेक्टर। यहाँ से एच वेक्टर से एच वेक्टर कैंसिल हो गया, म्यू नोड से म्यू नोड कैंसिल हो गया और म्यू आर की वैल्यू हो गई 1 प्लस काई। ठीक है, काई क्या है, काई वो है जो बताएगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा या अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो अंदर आ रहा है वो इसकी ही डायरेक्शन में है तो काई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर आई की वैल्यू और एच की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लो एच यहाँ पर है और आई डायमैग्नेटिक में यहाँ पर है, काई नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बेस पर तीनों मटेरियल को हमने डिफरेंशिएट किया था, है ना। तो ये है वो फॉर्मूला जो सारे हैं इसमें फॉर्मूले। ठीक है, कल लिख लिए थे आपने सारे, ठीक है, मिटा दो ये था। अब इसमें आपको तीनों के लिए अलग से लिखना है, डाया के लिए, पैरा के लिए और फेरो के लिए। सबसे पहले डालो डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए लिखते हैं। ये पहले समझा दिया था पूरा, बस इसमें काई की वैल्यू और वो देखते हैं और थोड़ा बहुत एक चीज और है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर एच वेक्टर इस तरफ है बाहर का तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस तरफ आता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं काई इज नेगेटिव। काई क्या होता है इसका, नेगेटिव, क्योंकि एच वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, सॉरी आई वेक्टर इक्वल टू काई टाइम्स एच होता है। एच वेक्टर की डायरेक्शन ये, आई वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है पर स्मॉल होती है, नेगेटिव तो है पर स्मॉल वैल्यू होती है, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल काई इज नेगेटिव एंड स्मॉल, तो इसलिए यहाँ पर जो काई का आंसर आता है नेगेटिव आता है, इसलिए आई और एच आपस में अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कल लिखवाया था काई की वैल्यू, बताना जरा स्मॉल की के लिए डाया के लिए 0.96 into 10 power -5 माइनस में, है ना। क्या थी माइनस, फॉर एग्जाम्पल किसके लिए भी बताई थी, कौन सा मटेरियल था वो कॉपर के लिए काई की वैल्यू कॉपर की थी -0.96। ठीक है, ये था, और ये कोई यूनिट नहीं होती इसकी, नो यूनिट। अच्छा, और इसका जो म्यू आर की वैल्यू है, काई की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब पता कहाँ से कहाँ तक होती है, छोटी होती है ना, तो नेगेटिव है तो 0 से तो कम होगी और 1 से बड़ी, -1 से बड़ी होगी, 0 से -1 के बीच में होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं 0 से कम होते ही माइनस में चली जाएगी, है ना, लेकिन -1 -2 -3 -4 नहीं मिलेगी, बहुत छोटी वैल्यू रहती है 0 से -1 के बीच में। तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू आर होता है 1 प्लस काई, म्यू आर होता है 1 प्लस काई। यहीं से क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, इसी टॉपिक से ये पूछते हैं अधिकतर, मटेरियल का दे देंगे कि काई की वैल्यू इसके बीच में है, म्यू आर की वैल्यू इसके बीच में, बताओ मटेरियल कौन सा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो म्यू आर की वैल्यू क्या है, 1 प्लस काई। काई कैसा है, नेगेटिव, इन दोनों के बीच में, मान लो -0.5 है, तो आंसर क्या बचेगा, प्लस का 0.5, यानी जो म्यू आर आएगा वो आएगा 1 से कम, 0 से ज्यादा।
है ना। 1 से, अरे समझ आया यहाँ से भाई, 1 में से थोड़ी छोटी संख्या घटाओ, 1 तो है नहीं है, -1 तो है नहीं है, कितनी है 0.5, 0.2 माइनस का, तो अगर -0.2 है तो 0.8 बच जाएगा, -0.8 है तो 0.2 बच जाएगा, तो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, पॉजिटिव रहेगी। हाँ म्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी पर 1 से छोटी रहेगी, ऐसे रहेगी डायमैग्नेटिक के केस में। ठीक है, लिखो इसको, फिर एक और चीज बताता हूँ इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो है आपका सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल में सबसे वो तगड़ा कौन सा होता है, ये सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है ना, सिल्वर से भी ज़्यादा कंडक्टिव, बहुत ज़्यादा कंडक्टिव, मतलब बहुत अच्छे से करंट फ्लो कर सकता है वो कंडक्टिव, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इनका। और डायमैग्नेटिक के केस में कहो तो डायमैग्नेटिक वही होता है जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो सभी सुपर कंडक्टर सभी मटेरियल की वैल्यू तो -1 से बड़ी होगी, 0 से कम होगी, लेकिन ये वाला जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है यानी सुपर कंडक्टर है, इसकी जो काई की वैल्यू होती है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है, वो होती है -1, सबसे कम। मतलब सारे के सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में सबसे कम वैल्यू इसी की होती है। मतलब सारे के सारे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल बाकी मटेरियल्स में कैसे होता था, अपोजिट डायरेक्शन में आते थे पर 100% अलाइनमेंट नहीं करते थे। ये वाला ऐसा है सुपर कंडक्टर जिसके सारे मटेरियल बिल्कुल एकदम लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे अलाइन कर जाएंगे। ठीक है, कौन से वाले सुपर कंडक्टर, इसलिए काई की वैल्यू क्या होगी इसकी 1 -1। और अगर म्यू आर की वैल्यू बताओ 0, इसमें रखो -1 तो क्या हो जाएगी 0, म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसके अंदर का मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू बीएम, मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 μr इंटू में h। और ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, बाहर के लिए तो μ0h और इसके मटेरियल के अंदर μm इंटू h, और μm होता है μ0 μr और h μr की वैल्यू कितनी है 0, तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। किसके अंदर का, सुपर कंडक्टर के अंदर का। ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं लग रहा कि जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती। मतलब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऐसे, अगर ये मटेरियल है सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से जाएंगी, इसके अंदर से कोई नहीं जाएगी। बाकी डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट जाती थी अंदर, इसमें तो एक भी नहीं जाएगी अंदर, नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर 0 ही रहेगा। तो ये है सुपर कंडक्टर मटेरियल्स। इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है मैग्लेव ट्रेन। अरे मटेरियल होता क्या है ये, डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके सामने अगर हम एक मैग्नेट रख दें नॉर्थ साउथ पोल
है ना। डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके सामने अगर हम एक मैग्नेट रख दें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपल्सन फील करता है, मतलब मटेरियल, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल पीछे की तरफ जाएगा। और अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम पकड़ के रखें तो ये पीछे की तरफ, है ना, मतलब रिपल्सन होता है। इसी रिपल्सन का यूज करके जो मैगलेव ट्रेन, आई थिंक यही नाम है उसका, ये जो ट्रेन बनाई गई है शायद अभी 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है कितनी, उसमें यही सुपर कंडक्टर यूज हुआ है। और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी यूज हुई है कि वो रिपेल करती है। वो ट्रेन हवा में चलती है ना, नीचे मटेरियल लगा पड़ा है शायद डायमैग्नेटिक मटेरियल, और एक जगह शायद वो लगा हुआ है मटेरियल, दूसरी जगह ऐसा कुछ, तो रिपेल करती है, तो रिपल्सन की वजह से आगे बढ़ती है वो ऐसे कहते हैं हवा में चलती है वो ट्रेन, फ्रिक्शन खत्म हो गया, इस वजह से उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई। तो ये है सुपर कंडक्टर उसके पीछे। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसमें? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यह है सुपर कंडक्टर मटेरियल जिसकी काई की वैल्यू -1 होती है, म्यू आर की वैल्यू 0 होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है। बाकी सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल की वैल्यू तो -1 से 0 के बीच में होती है, इसकी होती है -1। और बाकी सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल की म्यू आर 0 से 1 के बीच में होती है, इसकी होती है 0। ठीक है, ये है डायमैग्नेटिक मटेरियल। लिख लो इसको डायमैग्नेटिक, और भी चीज लिखवाऊंगा इसमें। ये है सुपर कंडक्टर मटेरियल। Conductors are those metals, मेटल से बनते हैं ये सुपर कंडक्टर्स, are those metals cooled at very low temperature, cooled at very low temperature। तो बहुत कम टेम्परेचर पे इनको कूल किया जाता है, क्योंकि मेटल्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाते हैं रेजिस्टेंस घटता है, तो इनका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं। कूल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर एंड दे कंटेन परफेक्ट कंडक्टिविटी, परफेक्ट कंडक्टिविटी मतलब बहुत हाई कंडक्टिविटी हो जाती है, एंड परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, और परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म आ जाता है इनके अंदर। इतना डायामैग्नेटिज्म आ जाता है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही हो जाता है। मतलब बाकी डायामैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को घटा देते हैं, ये तो 0 ही कर देता है। इतना परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म आ जाता है इसके अंदर, एंड परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी काई की वैल्यू -1 ससेप्टिविटी की वैल्यू, और म्यू आर की वैल्यू 0। ठीक है, ए सुपर कंडक्टर repel a magnet, a superconductor repel a magnet by Newton's third law, by Newton's third law, a superconductor repel a magnet by Newton's third law। ठीक है, ये सुपर कंडक्टर मटेरियल है, यहाँ अगर मैग्नेट है तो ये इसको रिपेल करता है और ये इसको रिपेल करता है। अगर हम एक को फिक्स कर दे तो दूसरा रिपेल हो जाएगा, इसको फिक्स कर दे तो ये रिपेल हो जाएगा, दोनों को फिक्स ना करे तो दोनों दूर भागेंगे, है ना, दोनों दूर भागेंगे। रिपेल बाय द, क्या लिखा? हाँ, रिपेल बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब फोर्स होता है। फिर इसके बाद दिस फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, दिस फिनोमिना ऑफ, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो, this phenomena of perfect diamagnetism
इन सुपर कंडक्टर्स, अंडरलाइन कर लेना है, दिस फिनोमेना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर्स इज कॉल्ड मीजनर इफेक्ट। This phenomena of perfect diamagnetism is called Meissner effect। साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा जिसका नाम भी मीजनर ही होगा, ठीक है, मीजनर इफेक्ट। एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड in running magnetically leviated क्या होता है बताओ? हवा में झूलती हुई, है ना, लेविएट कराता है, लेविएटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स। तो हवा में झूलती जो ट्रेन्स हैं किसकी हेल्प से? मैग्नेट की हेल्प से, मैग्नेटिकली सुपर फास्ट ट्रेन्स बनाने में इसकी प्रॉपर्टी का यूज होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है, बोलो। अब आ जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और जो बताया था उसका डायमैग्नेटिक का कि क्वेश्चन आता है हमेशा उसमें सीबीएसई में, ये वाला, इसकी वैल्यू 0 से -1 के बीच में होती है, म्यू आर की वैल्यू किसके लिए? ये डायमैग्नेटिक के लिए, यहां से जरूर आता है क्वेश्चन। फिर आ जाओ पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फिर फेरो और फिर एक क्वेश्चन बस। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बताओ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसी डायरेक्शन में आ जाती है। तो जो काई की वैल्यू है, बाहर एच है और आई की वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो हमें पता है आई बराबर काई टाइम्स एच होता है। तो काई की वैल्यू क्या होती है? इज स्मॉल, वेरी स्मॉल एक्चुअली, इज वेरी, हाँ वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो काई की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ी है, लेकिन वेरी स्मॉल है तो वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव है से बड़ी और 1 से छोटी, हाँ, क्योंकि बहुत छोटी है, तो बहुत छोटी है तो 1 से छोटी है, और 0 से बड़ी है, 0 से इसलिए बड़ी है क्योंकि पॉजिटिव है, तो आएगा ऐसे, ठीक है। और म्यू आर की वैल्यू बताओ? म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस काई, पॉजिटिव ही है, 1 में 0.001 जोड़ दो, 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, है ना, तो मतलब छोटे से, बस ये कह सकते हैं म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है, ज्यादा बड़ी तो नहीं होती, छोटी सी बड़ी होती है म्यू आर, किसके लिए? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। Saturation value in paramagnetism, saturation value in paramagnetism,
क्या है सैचुरेशन वैल्यू इन पैरामैग्नेटिज्म? एक्चुअल में आई वेक्टर जो होता है क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स आते हैं वो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, पर वो परफेक्टली अलाइन नहीं करते। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई थोड़ा सा ऐसा है, मतलब होने को चाहते हैं, परफेक्टली अलाइन हो नहीं पाते। ये परफेक्टली अलाइन कब करेंगे? जब बाहर की फील्ड को बढ़ाया जाए, एच फील्ड को बढ़ाया जाए, बी फील्ड को बढ़ाया जाए, बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो ज्यादा टॉर्क लगेगा, ज्यादा टॉर्क लगेगा, परफेक्टली अलाइन करेंगे। और इनकी रैंडमनेस को कौन बढ़ाता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम किया जाए। जब हम टेम्परेचर बहुत कम करते हैं और एक्सटर्नल फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये सारे के सारे परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं, और उस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। लिखो सैचुरेशन वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एट वेरी लो टेम्परेचर at very low temperature and at very high magnetic या H field बोलो, या at very high external magnetic field, at very high external magnetic field, ठीक है। all the dipoles are perfectly aligned, किसको दे दो? are perfectly aligned with the field, with the external field. This situation is called saturation value of paramagnetism. This situation is called paramagnetism. ठीक है। ठीक है, लास्ट कौन सा है? पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत हाई होता है ना। ये मटेरियल, ये एक्सटर्नल फील्ड H और इसके अंदर आए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिस इज वेरी वेरी हाई। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टाइम्स ये होगा। अब जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू H वेक्टर, मतलब जाई बहुत ज्यादा होगा। और इसकी वैल्यू 10 है और इसकी 10,000, तो इसकी वैल्यू 1000 होगी, मतलब यही तो बढ़ा रहा है। हाँ। और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जाई होगा पॉजिटिव एंड वेरी वेरी हाई, है ना, वेरी वेरी लार्ज, लगभग 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसे वैल्यू होती है इसकी। मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं काई की वैल्यू 1 से बड़ी, सॉरी 0 से, 0 के लिए करता है ना, 0 से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और म्यू आर होता है 1 प्लस काई, तो म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा बड़ी, वो 1 से थोड़ी सी बड़ी थी पैरामैग्नेटिज्म, इसमें म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। ठीक है, म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है 1 से।
अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें डोमेन स्ट्रक्चर होता है मटेरियल में। वो डोमेन एक साथ, एक ही डोमेन में कम से कम 10 की पावर 11 एटम्स होते हैं और इतने सारे एटम एक ही डायरेक्शन में लाइन होते हैं। जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो वो डोमेन जो कि इसी डायरेक्शन में हैं उन डोमेन का साइज बढ़ जाता है, वो डोमेन जो अपोजिट डायरेक्शन उन डोमेन का साइज घट जाता है। तो वो डोमेन जो इसी डायरेक्शन में होते हैं उनका साइज बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है, उनको जाइंट मैग्नेट बोलने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये डोमेन का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है इसमें और आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक में धीरे धीरे। ठीक है, तो एक वो टेम्परेचर, जैसे एक टेम्परेचर होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें आइस से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है, 0 से कम करोगे तो सॉलिड, 0 से ज़्यादा करोगे तो लिक्विड। ऐसे एक टेम्परेचर होता है इसमें क्यूरी टेम्परेचर। उस टेम्परेचर से पहले तो फेरोमैग्नेटिज्म, उस टेम्परेचर के बाद पैरामैग्नेटिज्म। क्योंकि टेम्परेचर जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसकी डोमेन स्ट्रक्चर खत्म होता है, डोमेन स्ट्रक्चर क्रैक हो जाता है और ये रैंडमली अलाइन हो जाते हैं। टेम्परेचर कम करने पे डोमेन बढ़ती जाती है। हाँ, मतलब अलाइनमेंट बढ़ती है। टेम्परेचर रैंडमनेस को बढ़ाता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी रैंडमनेस बढ़ेगी, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर ये अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़कर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे शिफ्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर after which material changes from ferromagnetic material to paramagnetic material। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा नहीं है, लगभग ऐसा होता है 700-800 टेम्परेचर, 790 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वो होता है आयरन होता है वो फेरो से पैरा में बदल जाता है। 790-800 टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे घटती है। एक क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करे तुमने 4th चैप्टर के सारे एडिशनली तो है मेन उसमें। वैसे है कितने टोटल, 25-28 हैं, और वो कितने एडिशनल से पहले वाले कितने, 12। तो मेन तो रह गए सारे, है भाई? तू भी नहीं कर रहा क्यों? एक दुकान की जाना पड़ रहा है। अच्छा, ये तो बहुत दिन हो गए मुझे। 4th चैप्टर करा है? अच्छा, वो वाली कर रहा है, बुक वाली कर ली पूरी? हाँ, कुछ ही रह रहे हैं सब, 4-5। कौन से चैप्टर के, कौन से चैप्टर? अच्छा, 4th चैप्टर हो गया पूरा तेरा? पूरा लेवल 1 पूरा हो गया। चलो, एक क्वेश्चन है, डाउट वाला। एक सोलिनॉइड है, हैज ए कोर ऑफ ए मटेरियल, मतलब एक सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड में एक मटेरियल डाला हुआ है, हैज ए कोर, इसके कोर में मटेरियल डाला हुआ है, ऑफ ए मटेरियल, ऐसा मटेरियल डाला हुआ है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है 400, है ना। अरे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, मटेरियल की परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू नॉट म्यू आर। मटेरियल की परमेबिलिटी होती है, ध्यान से देखो, मटेरियल की परमेबिलिटी होती है कि वो एयर के कंपेयर में कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को परमिट कर सकता है ना, एयर के कंपेयर में। या फिर ऐसा कह लो, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मान लो ये है 10 और इसकी परमेबिलिटी है 1000, तो मतलब कितनी होगी, 100 गुना।
ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से जाएगा। होता है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है मटेरियल के अंदर, म्यू एम की वैल्यू, और ये क्या कहते हैं घट भी सकता है ना। तो इसकी मटेरियल की परमेबिलिटी कितनी है 400, किसके कंपेयर में, उस बाहर की कंपेयर में, म्यू नोड के कंपेयर में, एयर के वैक्यूम के कंपेयर में 400 है म्यू आर दिया हुआ है 400। तुम सीधा करना चाहो सीधा कर लो, कोई नहीं, फॉर्मूले से कर लो। 400 दिया हुआ है, रिलेटिव परमेबिलिटी लिखा हुआ है, म्यू आर तो लिखा नहीं हुआ, रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर कितना है 400 है। इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एन, वो दिया हुआ 1000, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दी हुई है 1000। इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 2 एम्पेयर 2 एम्पेयर, ठीक है। फाइंड करना है एच वेक्टर पहला, फिर फाइंड करना है एम वेक्टर। एम वेक्टर क्या है मैं बताऊंगा, रुक जाओ। तीसरा जो हम आई वेक्टर बोलते थे ना, वो एम वेक्टर बोल रहा है, जिसको हम आई वेक्टर बोलते थे उसको ये एम वेक्टर बोल रहा है। एनसीईआरटी में एम वेक्टर बोला गया है, हम एम वेक्टर बोलते थे उसको मैग्नेटिक मोमेंट को, ये बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को एम वेक्टर, ठीक है। यानी आप ये समझ लो आई वेक्टर फाइंड आउट करना है, बी वेक्टर फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और चौथा आई एम क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में, ये फाइंड आउट करना है। एच वेक्टर करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। कैसे होगा देखो, एच वेक्टर के लिए एच वेक्टर से पहले तुम ये निकाल लो, निकल जाएगा, अरे ये निकाल दो। हाँ। बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड अंदर का क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू एम एन इनटू में आई। बिल्कुल सही, म्यू एम एन इनटू में आई, यही होगा मैग्नेटिक फील्ड। मटेरियल के अंदर है तो म्यू एम, एयर में हो वैक्यूम में हो तो म्यू नॉट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल पर डिपेंड करता है, एयर है तो म्यू नॉट एन आई, मटेरियल है तो म्यू एम एन आई, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर एन आई, बोलो म्यू एम की वैल्यू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। क्या म्यू नॉट की वैल्यू पता है तुम्हें, ये तो बता रखे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ये होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 होता है। म्यू आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, सब कुछ है, तो बी एम निकल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा तीसरा। तो पहला एच वेक्टर, एच वेक्टर तुम्हें पता है क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है अपॉन उस जगह का मैग्नेटिक मोमेंट, वो सॉरी परमेबिलिटी। देखो जो भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसको डिवाइड कर दो उस जगह की परमेबिलिटी से, सर यही तो होता है। बाहर होता तो म्यू नॉट से डिवाइड करते, अंदर है तो म्यू एम से, तो कितना हो जाएगा ये एन आई, बोलो। ये पहले बताया था कि डिपेंड नहीं करता मटेरियल पर, बाहर भी एन आई है, भी है, अंदर भी एन आई। अरे म्यू एम से म्यू एम कट जाएगा, बचेगा क्या एन आई। ये समझ आया एन आई कहाँ से आया, आ गया। अरे इसको रखा बी एम की जगह, ये म्यू एम इसलिए रखा क्योंकि जिस जगह का बी एम है उसी जगह कौन सा मटेरियल है उस जगह म्यू एम रख दिया, ये हो गया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो आसान है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, और काई क्या होता है, 1 प्लस काई होता है म्यू आर, 1 प्लस काई क्या होता है म्यू आर, और काई बराबर क्या हो जाएगा म्यू आर माइनस 1। क्या म्यू आर पता है, तो काई कितना हो जाएगा 399 इंटू में एच यहाँ निकल जाएगा। फिर ये क्या आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये कर लो तीनों। यू में यूज कैलकुलेटर, ठीक है। निकालो इसको, निकालो इसको, इसको रोक दो। सबसे पहले तो ये निकाला होगा अंदर के अंदर मटेरियल। म्यू नॉट रखा तुमने 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, म्यू आर रखा 400, एन की वैल्यू रखी 1000 और करंट की वैल्यू रखी 2 एम्पियर। क्या आंसर आया बताओ, 1.0048 यानी 1 टेस्ला,
1 टेस्ला आएगा। कितना आया? 1 टेस्ला। ठीक है। अच्छा, एच वेक्टर कितना आया? वेक्टर आया 2000। 2000। हाँ अरे एन आई है सीधा, 1000 ये दो, 2000 यूनिट एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, ये याद रख लेना। एच वेक्टर और आई वेक्टर की यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर। एच वेक्टर और आई वेक्टर की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर पर वेक्टर। आया कैसे? देख लो। बी वेक्टर क्या होता है? म्यू नॉट टाइम्स एच या म्यू टाइम्स एच। एच बराबर क्या हो जाएगा? बी अपॉन म्यू। इसकी होती है टेस्ला और म्यू की होती है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। टेस्ला से टेस्ला कट के ऊपर जाएगा ये एम्पेयर पर मीटर। एच की यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर, और जो एच की यूनिट होती है वही आई की यूनिट होती है, क्योंकि एच प्लस आई दोनों जुड़ते हैं ना, तो सेम यूनिट वाले ही जुड़ सकते हैं, सेम डायमेंशन वाले ही जुड़ सकते हैं। लेंथ को लेंथ में जोड़ सकते हैं, मास को मास में जोड़ सकते हैं। एम्पेयर पर मीटर ये आ जाएगा 2000। आई की वैल्यू 79। इसकी वैल्यू निकाल ली 399। और एच वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2000 ये रखा होगा। हाँ कितना आ जाएगा? लगभग 8000। 800 के आसपास है। 798 into 10 to power 3। 798 into 10 पावर 3 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज थी इसमें, फोर्थ चीज, वो था आई एम, मैग्नेटाइजेशन करंट। ये क्या है? ये बिल्कुल अलग चीज है, कुछ नहीं है। ये कह रहा है, इसके बारे में लिख लेना चाहे तो, मैग्नेटाइजेशन करंट है क्या। ये कह रहा है कि एक सोलिनॉइड है, वही सेम सोलिनॉइड, उसमें करंट फ्लो कराया 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000 और अंदर है वैक्यूम। और एक वही सेम टाइप का सोलिनॉइड, उसमें से भी करंट जा रहा है 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000 और अंदर भर दिया मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ या यहाँ? यहाँ मटेरियल वाले। मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है ना आई, तो मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड आया हमारा, कितना आया था? 1 टेस्ला। और जब मटेरियल नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? यानी वैक्यूम में क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट कितना है? 4.10⁻⁻7 इंटू में एन की वैल्यू 1000, करंट आ रहा है 2 एम्पियर। होता ना कितना आएगा आंसर? चेक करो, कैलकुलेट करो। 4000, 4000 गुना 2, 2000, 8000 पाई गुना 10⁻⁻7। एट पाई इंटू 10⁻⁻4। बताओ ये आ गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 0.0 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 ये आया लगभग 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यानी लगभग 2.5 मिली टेस्ला। तुम सोचो इतना कम मैग्नेटिक फील्ड था और मटेरियल के बाद मैग्नेटिक फील्ड हो गया 1 टेस्ला। कहाँ मिली? है ना, तुम देखो 0.0025 टेस्ला था और 1 टेस्ला हो गया। इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया इसने। ये ऑफ कोर्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो कह रहा है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन करंट ये है कि हम कितना करंट इसमें और एक्स्ट्रा मूव कराएं, इसमें भी वैक्यूम होते हुए उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, जितना मतलब उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाए जितना यहाँ पर था मटेरियल के साथ। मटेरियल के साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड आया? 1 टेस्ला। यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है? 1 टेस्ला।
और यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है? 0.0025 टेस्ला। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम के अंदर इतना ही बन जाए और एक्स्ट्रा कितना करंट दौड़ाएं हम, वो एक्स्ट्रा जो करंट हम मूव कराएंगे उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन करंट। द मैग्नेटाइजेशन करंट इज दैट करंट which will make the magnetic field in vacuum is same as we had magnetic field while having a material। तो मटेरियल के साथ जितना मैग्नेटिक फील्ड था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ हो जाए। तो एक्स्ट्रा करंट कितना इसमें मूव कराएं, तो दैट एक्स्ट्रा करंट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन करंट। तो क्या करना है, अगर एक्स्ट्रा करंट अगर हम इसमें मूव कराया IM, एक्स्ट्रा करंट अगर हम इसमें मूव कराया IM, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा? म्यू नॉट N I प्लस IM, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये एक्स्ट्रा करंट इतना ज्यादा करंट है, कैपिटल I लिख लो, स्मॉल I लिख लो, इतना ज्यादा करंट है कि इसने उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बना लिया जितना यहाँ था। मैग्नेटिक फील्ड कितना कर दे? 1 टेस्ला। तो यहाँ पे रखो वैल्यू, इसको रखो, I की वैल्यू पुरानी वाली रखो, इसकी वैल्यू 1 टेस्ला रखो। तो जब आंसर आएगा यहाँ पे निकल के 794 एम्पियर, सॉल्व करोगे जब इसका आंसर आएगा 794 एम्पियर, यानी तुम सोचो 2 एम्पियर, यानी ये जो मटेरियल है ये लगभग 794 एक्स्ट्रा, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट इसमें से जा रहा है, तब जाके जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो ये मटेरियल कर जा रहा है। तो सोचो कि मटेरियल का कितना ज़्यादा प्रभाव है, इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि इतना ज़्यादा करंट मूव कराएं तब जाके इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना ये 2 एम्पियर करंट में ही उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बना के दे रहा है। ये है मटेरियल का इफेक्ट, ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो दिस इज योर मैग्नेटाइजेशन करंट, ये है आपका मैग्नेटाइजेशन करंट। ठीक है, लिखो। Find percentage change in magnetic field. Find percentage change in magnetic field when find percentage change in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर की बात हो रही है, when space within the ideal solenoid, when space within the ideal solenoid is space within the ideal solenoid is filled with ideal solenoid is filled with एल्युमिनियम। चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 6 स्टार्ट होने वाला कल से, चैप्टर 6 स्टार्ट होने वाला है। filled with एल्युमिनियम, ससेप्टिबिलिटी है एल्युमिनियम की 2.1 × 10⁻⁵ और यूनिट कुछ होती नहीं है इसकी, 2.1 × 10⁻⁵। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, है ना, चेंज होके बढ़ेगा या घटेगा? बोलो।
मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एल्युमिनियम डाल देंगे तो +2.1 इंटू 10⁻⁵। हाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा? इसमें पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो पूछा है कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो पहले है एयर, मतलब सॉरी वैक्यूम, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। एल्युमिनियम डालने के बाद मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी एम मटेरियल। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? कुछ नहीं, बी एम माइनस बी नॉट अपॉन ये आएगा। मटेरियल डालने के बाद मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल डालने से पहले मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय मटेरियल डालने से पहले मैग्नेटिक फील्ड, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये होता परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। तो तुम्हें पता है ये क्या होगा? बी एम म्यू एम इंटू एच। बोलो, देखो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। म्यू एम इंटू एच माइनस म्यू नॉट इंटू एच, यही होता है, और डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू एच इंटू में 100। ऊपर से एच कॉमन ले सकते हो, म्यू एम माइनस म्यू नॉट इंटू में एच अपॉन म्यू नॉट इंटू में एच इंटू में 100। एच से एच क्या है ना, तो यहाँ बचेगा म्यू एम। म्यू एम होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन म्यू नॉट कॉमन लेके कट जाएगा ये, तो बचेगा म्यू आर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, और म्यू आर माइनस 1 क्या होता है? काई, ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी होती है, म्यू आर होता है 1 प्लस काई, तो यहाँ से काई हो जाएगा म्यू आर माइनस 1, तो काई इंटू 100 सीधा आंसर। मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, सीधा ये होता है। काई कितना दिया हुआ? ये रहा 2.1 10⁻⁵, इसको रखो, दैट इज द परसेंटेज चेंज फॉर्मूला। ये हो गया परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, है ना, ये है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। काम आ सकता है तुम्हारे में तो आ ही सकता है ये वाला, जैसे परसेंटेज चेंज फॉर्मूला। अब प्रैक्टिस वगैरह कर लेना उसको, कुछ फॉर्मूले वगैरह की सबकी, जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं।